नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर वर्मा है और प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आज हम जिस मॉड्यूल पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सस्टेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज। ग्रोथ यानी विकास। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो कुछ समय के बाद वो अपनी सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है। यहां से जरूरी हो जाता है कि उसको एक नई दिशा दी जाए, एक परिवर्तन लाया जाए, और ये परिवर्तन यदि सकारात्मक है तो उस एंटरप्राइज में, उस बिजनेस में वो ग्रोथ लेके आएगा। ग्रोथ एक स्वाभाविक नीड है मार्केट की, लेकिन ग्रोथ से ज्यादा जरूरी कभी कभी सस्टेनेंस हो जाती है, क्योंकि जब मार्केट डायनेमिक्स चेंज होती है तो उसको सस्टेन करना पहली जिम्मेदारी आ जाती है। एक बार वो बिजनेस सस्टेन हो जाए तो वो नेचुरली ग्रोथ की राह पे चलता है। तो दोनों पैरेलल्स हैं। फर्स्ट यू सस्टेन द बिजनेस एंड देन यू वर्क टुवर्ड्स ग्रोथ। जब हम किसी एंटरप्राइज को लॉन्च करते हैं तो हमारा एक विजन होता है कि हम अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल में उस बिजनेस को कहां लेके जाएंगे। और जब वो वहां पे बिजनेस पहुंच जाता है तब हमारा प्रश्न ये आता है कि हम क्या करें। आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक, अगर उस बिजनेस की नीड पेरिश हो रही यानी कम होती जा रही है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें, या फिर हो सकता है किसी किसी केस में उसको बंद भी करना पड़ सकता है। दूसरा चॉइस क्या है कि उसको ग्रोथ इंजन दें, आगे लेके जाएं। और तीसरी चॉइस क्या होती है कि उसको आप ऐसे लेवल पे टारगेट करें जो कि अगले 10 साल तक वो फिर सस्टेन कर सके। तो आपको जब बिजनेस पीक पे हो, जब बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा हो, पैरेलल ये थॉट प्रोसेस जारी रखना चाहिए कि बिजनेस के साथ आगे हमें क्या करना है। आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूं जहां पे बिजनेस का सस्टेन करना इंपॉर्टेंट था। लैपटॉप की बात करते हैं या कंप्यूटर की बात करते हैं, डेस्कटॉप की बात करते हैं। लैपटॉप और डेस्कटॉप का चैलेंज इस समय क्या है कि इनको कैसे सस्टेन किया जाए और क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन अब वो सारे काम कर रहा है जो लैपटॉप करता था। आपको इंटरनेट चाहिए, मोबाइल फोन पे मिल जाएगा। आपको कुछ टाइप करना है, मोबाइल पे आप कर सकते हैं। आपको फिल्म देखनी है, आप मोबाइल पे देख सकते हैं। तो ज्यादातर काम लैपटॉप के या डेस्कटॉप के मोबाइल अपनी तरफ खींच रहा है। यहां पर क्या है कि आपको इस बिजनेस को यानी लैपटॉप के बिजनेस को इतना एडवांस कर देना है कि वो टक्कर दे सके अपने चैलेंजर को। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको इसमें देता हूं कि अभी मैंने कहीं पर देखा कि टच स्क्रीन लैपटॉप्स आ गए हैं। ये सीधे सीधे अपने चैलेंजर को एक जवाब है दूसरी इंडस्ट्री का। यानी अगर आपका मोबाइल इजी टू ऑपरेट हो गया है तो हम भी आपके कंप्यूटर को इजी टू ऑपरेट कर देते हैं, उसको टच स्क्रीन से चला देते हैं। दूसरा, इसमें पोर्टेबिलिटी आ रही है। इनफैक्ट एक बीच का प्रोडक्ट जैसे आ जाता है कभी कभी, जैसे जिसको आप टैब कहते हैं, वो लैपटॉप और मोबाइल के बीच का प्रोडक्ट है, तो वो भी आ सकता है सस्टेनेंस और ग्रोथ के प्लान में। तो आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस कौन चैलेंज कर रहा है और जो चैलेंजर है उसकी क्या सस्टेनेबिलिटी है और उसके विज़ावी आप कैसे उस चैलेंज को फेस कर सकते हैं। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं? तो मैं मान के चलता हूं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं और कुछ मार्केट के फैक्टर्स हो सकते हैं, इनको हम एक्सटर्नल फैक्टर कहेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट है कि द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड मार्केट सिचुएशन एंड द प्रेशर्स फॉर चेंज, यानी आपकी जो कंपटीशन है, आपकी जो मार्केट डायनेमिक्स है, वो आपके ऊपर दबाव डाल रही है चेंज का। कार्स के शेप को स्टडी करिए। फिएट और एम्बेसडर जो 2 प्रमुख कारें हुआ करती थी भारत में, उनके शेप को स्टडी करिए। उसमें आगे इंजन होता था, बीच में पैसेंजर की जगह होती थी और पीछे डिक्की होती थी, जो आजकल किसी हद तक एक सेडान का शेप लिया सकता है। फिर मारुति आई, 800 आई थी सबसे पहले। मारुति 800 वाज अ हचबैक प्रोडक्ट, जिसमें डिक्की की जगह कम थी, गाड़ी का साइज छोटा हो गया था।
और साइज छोटा होने की वजह से वो मैन्यूवर कर सकती थी। नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे जो हचबैक शेप में थे। फिर सेडान का दोबारा प्रचलन आया, बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगी, धीरे धीरे एसयूवी भी आ गई और बड़ी गाड़ियां आ गई। तो ये सारी गाड़ियां, और हर कंपनी को ये गाड़ी लॉन्च करनी पड़ती है। मारुति को भी अर्टिगा लॉन्च करनी पड़ी क्योंकि मार्केट डायनेमिक्स ये थी कि वो मांग रही थी कि वो प्रोडक्ट को मैच करो। लोगों की ज़रूरतें इस हिसाब से बढ़ रही हैं कि उनको केवल इस प्रोडक्ट से ही आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, कोडैक की बात सुनिए कि जब कोडैक डिजिटल कैमरा नहीं शुरू कर रहा था तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ा सोनी का, पैनासोनिक का, और उनको डिजिटल कैमरा शुरू करना पड़ गया। ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर हो गया। narrowness और breadth of the enterprises market operation, क्या है कि मैं जिस मार्केट में हूं उसमें कुछ ऐसे लिमिटेशंस हो सकते हैं जो मुझे ग्रोथ के लिए या चेंज के लिए मजबूर करें। मसलन चेंजिंग वेदर कैन प्रोपेल यू टू इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट जो उसे मैच करे। यानी एक ज़माने में आपकी गर्मी में पंखे काम करते थे, धीरे धीरे कूलर का आविष्कार हुआ, कूलर के बाद एयर कंडीशंस आ गए, एयर कंडीशंस में भी विंडो से अब वो स्प्लिट एसी में बात पहुंच गई, अब वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की बात हो रही है। तो ये प्रोडक्ट्स जो चेंज हो रहे हैं ये गिवन डायनेमिक्स ऑफ द सिचुएशन या प्लेस पे निर्भर होकर चेंज हो रहे हैं। फिर द एज एंड डेवलपमेंट प्रोफाइल ऑफ द एंटरप्राइज प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट का एक प्रोफाइल होता है। फिलिप कॉटलर साहब ने हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बताया, यानी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, ग्रो करता है, अपनी पीक पे पहुंचता है और फिर डिक्लाइन करता है। इस ट्रैक में जब प्रोडक्ट पीक पे पहुंच जाता है तब डिक्लाइन करना अवश्यंभावी हो जाता है, यानी वो श्योर है कि वो ड्रिप करेगा, वो नीचे आएगा। तो जब वो डिप करता है उससे पहले ही यदि आप दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं तो ये आपका सक्सेस फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट बहुत अनसर्टेन होती है। कब कौन सी चीज़ नहीं आ जाए, कब कस्टमर को क्या चीज़ अच्छी लगनी जाए, ये चीज़ें गड़बड़ कर सकती हैं मार्केट को। आपको एक और उदाहरण देके बताता हूँ कि न्यूज़पेपर्स जो हम सब लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, आज न्यूज़पेपर का मार्केट चैलेंज्ड है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की सुविधा दे रहा है बिना किसी कीमत के, अपनी सुविधा पे आप जिस समय चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें, जौन सा चाहें अखबार पढ़ सकते हैं। सारे अखबार आपके मोबाइल फ़ोन पे उपलब्ध हैं। तो न्यूज़पेपर को खरीदेगा कौन? और न्यूज़पेपर को अगर खरीदा नहीं जाएगा तो न्यूज़पेपर को विज्ञापन नहीं मिलेगा। अब इसकी काट देखिए, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वाले या मोबाइल फ़ोन पे अखबार पढ़ने वाले ज़्यादातर लोग अपर क्लास या एलीट के होते हैं। और ये लोग कौन सा अखबार पढ़ते हैं? ये जनरली अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ते हैं। तो इन लोगों को अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ने का रिप्लेसमेंट मोबाइल पे मिल सकता है, लेकिन हिंदी अखबार पढ़ने वाले लोग शायद मोबाइल नहीं देखेंगे। तो वहाँ पर जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं न्यूज़पेपर्स के, अब वो क्या कर रहे हैं? वो अपने हिंदी के अखबार को या वर्नाक्युलर अखबारों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये मार्केट की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनसे बचने का तरीका ढूंढा जाता है। वाइडर एनवायरनमेंट, यानी सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। एक पर्टिकुलर सरकार किसी प्रकार के बिजनेस को प्रमोट करती है, दूसरी सरकार दूसरे तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती है। लीगल इश्यूज से भी कुछ चीज़ें, अब जैसे अगर हम बात करें, हम यूँ ले लें कि एक प्रोडक्ट किसी ने बनाया जो कि टी शर्ट जैसा था एंड इट हेल्प्ड द थर्ड जेंडर, क्रॉस जेंडर को प्रमोट करने के लिए। अब जब तक वो क्राइम था, जब तक उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया था, लीगल नहीं किया था, वो टी शर्ट नहीं बिक सकती थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे अलाउ कर दिया है तो टी शर्ट बिक सकती है, यानी उसको लीगल कर दिया। तो लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स टू प्रोग्रेस, यानी जो रेड टेपिज्म होता है सरकारी दफ्तरों में, या कोई सरकार की पॉलिसी हो सकती है। जिस समय रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत ब्लूम कर रहा था,
एक समय था, और इस समय रियल एस्टेट के बिजनेस में एक तरह की ब्लॉकेज आ रखी है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस हैव बिकम लिटिल मोर ट्रांसपेरेंट, तो लोग उसमें ब्लैक मनी नहीं लगा रहे हैं। अब ये सरकारी नीति है जिसकी वजह से ये बिजनेस अफेक्ट हुआ है। जो एक्सटर्नल फैक्टर आपके हो सकते हैं कि जो प्रोफेशनल गाइडेंस है वो एक अलग तरह की चीज़ को बताए। मैं आपको इसका भी उदाहरण देता हूँ कि कोई कॉलेज कोर्स कराता है MBA का या इंजीनियरिंग का, अब प्रोफेशनल एडवाइस एकदम से इसके अगेंस्ट चलने लगती है, यानी लोग कहने लगते हैं कि अब MBAs की ज़रूरत हिंदुस्तान में नहीं है या इंजीनियर्स की ज़रूरत हिंदुस्तान में नहीं है, और अब लीगल फील्ड में ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं। ये प्रोफेशनल एडवाइस एकदम से जो बिजनेस कॉलेजेस हैं या जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। तो ये तो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। अब हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की। जो कंपनी का मालिक है, जो कंपनी में मेन डिसीजन मेकर है, उसका थॉट प्रोसेस कैसे चलता है, वो कहाँ पर पैसे लगाता है, वो किस बिजनेस को सस्टेन कर पाता है, यानी उसके स्वभाव पे, उसके काम करने के तरीके पे बिजनेसेस आगे बढ़ सकते हैं, पीछे हट सकते हैं। कोई बहुत रिजिड है बिजनेसमैन जो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता है, तो वहाँ बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, वहाँ पे उसकी ग्रोथ और सस्टेनेंस में मुश्किल आ सकती है। जो आपकी कंपनी में एक्सपर्ट्स हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, उनके एडवाइजेस कैसी हैं, क्या वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, इस तरह की चीज़ें भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। द कंट्रोल सिस्टम, यानी कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, आपकी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट विंग्स हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा है, ये सब भी बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं या फिर उसका नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारी संस्था का पोटेंशियल क्या है, क्या हमारे पास ग्रोथ की कैपेसिटी है। मैंने एक मिल्क का प्लांट लगाया और मैं 4 डिस्ट्रिक्ट में अपना दूध लेके गया, चारों डिस्ट्रिक्ट में मेरा मिल्क बहुत पसंद किया गया, डिमांड आने लगी कि हम एक्सपेंशन करें, पर मेरे प्लांट में इससे ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिजिकल एसेट ऑफ द एंटरप्राइज, आपके पास क्या क्या अपने एसेट्स हैं, आपके पास इक्विपमेंट्स, मशीनरी, पीपल, मनी, ये सारे एसेट्स हैं। और लोग जो आपके यहाँ काम करते हैं, राइट फ्रॉम द टॉप पर्सन टू द एक्सट्रीमली जो डाउन द लाइन काम करता है व्यक्ति, उन सब में कोऑर्डिनेशन कैसा है, वो कितना अपना समय देते हैं। और इसके अलावा मोटिवेशनल लेवल्स क्या है कंपनी में, और जनरली कंपनी का एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हो गए। अब अगर आप बिजनेस को असेस करने की कोशिश करें तो आपको 2 बेस मिलेंगे अपने बिजनेस को असेस करने के लिए। पहला बेस है कि हमारा बिजनेस कहाँ पर है, और दूसरा ये है कि कहाँ पर होना चाहिए। बहुत आसान सी एनालिसिस है। आज हम किसी प्रोडक्शन कंपनी में 1000 यूनिट बनाते हैं, मार्केट है 5000 यूनिट की, आपकी कैपेसिटी भी है 5000 यूनिट की, तो कहाँ पे होना चाहिए आपको? आपको 5000 पे होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है, अभी आप 1000 बना रहे हैं, आप 5000 बना सकते हैं, मार्केट भी 5000 की है। इन 2 प्रोसेस बेसिस पे आप अपनी बिजनेस की ग्रोथ को असेस कर सकते हैं, क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। ग्रोथ जो होती है वो बाहर से तो दिखती है कि प्लान्ड है, पर मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ये ग्रोथ एकदम से हो जाती है। कभी कभी पता भी नहीं रहता है कि ग्रोथ हो रही है, ओनर्स को भी आइडिया नहीं होता है कि उनका बिजनेस किस तरह से बढ़ रहा है, और ये चीज़ें ओवरनाइट हो सकती हैं, ओवरनाइट हो सकती हैं। मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोडक्शन एक पब्लिकेशन हाउस था जिसने एक किताब छापी, नॉर्मल सी किताब थी जो आमतौर पे 100-150 कॉपी रोज बिकती है। 3-4 दिन बाद एकदम से खबर आई कि वो किताब एक दिन में 10,000 बिकी, और मार्केट में उपलब्धता ही नहीं थी उसकी, क्योंकि उन्होंने उतनी ही छापी थी। अगले दिन डिमांड और थी, लेकिन किताब उपलब्ध नहीं थी। अब ये रातों रात क्या हुआ? रातों रात ये हुआ कि उस किताब में एक जो उसका राइटर था, उसके नाम से कोई कंट्रोवर्सी अटैच हुई,
और वो किताब एकदम से चर्चा में आ गई, अखबारों में उस किताब के बारे में छप गया, उसकी प्रतियां जलाई गईं और एकदम से किताब की ग्रोथ बढ़ गई, अनएक्सपेक्टेड। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें मार्केट में होती हैं जहां अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान्ड ग्रोथ हो जाती है। अब अगर हम देखें कि ग्रोथ किस प्रकार की होती है, तो 3 मैं क्लासिफिकेशन देता हूं आपको। एक तो नेचुरल ग्रोथ है। नेचुरल ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, लोग परिवार में आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नेचुरल ग्रोथ करेंगी। मसलन आप पहले साइकिल चलाते हैं, फिर स्कूटर चलाते हैं, फिर कार चलाते हैं, उसके बाद बड़ी कार चलाते हैं, तो ये तो नेचुरल ग्रोथ है आपकी जो होगी। आप जब 2 थे तो आप स्कूटर में काम चल जाता था, अब आपका परिवार है, 4 लोग हैं, तो आपको गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, आपका परिवार और बढ़ेगा, आपको बड़ी गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये नेचुरल ग्रोथ हो गई। एक्सीडेंटल ग्रोथ, अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया वो एक्सीडेंटल ग्रोथ का एग्जाम्पल है कि अनएक्सपेक्टेडली कैसे ग्रोथ हो जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के बढ़ने से दूसरा प्रोडक्ट अपने आप बढ़ जाता है, या एक प्रोडक्ट के गायब होने से दूसरा प्रोडक्ट अपने आप बढ़ जाता है और घट भी सकता है। जैसे अभी हाल में बिहार में जो ड्राई स्टेट घोषित हुआ, यानी वहाँ पे शराबबंदी हो गई। शराबबंदी होते ही क्या होगा? बहुत सारी इंडस्ट्रीज सफ़र करेंगी। कैसे? जैसे कि जो लोग नमकीन बनाते हैं, दालमोट, चिप्स, शराब के साथ इनका प्रचलन होता था, शराब के बंद होते ही इन चीज़ों का भी प्रचलन कम हो जाएगा। अक्सर ठेलों पे खड़े होकर शराब पीने वाले लोग दे यूज़ थर्माकोल के ग्लासेस या प्लास्टिक के ग्लासेस, तो वो एकदम से बंद हो गए या अफेक्ट हो गया। बंद नहीं हुए तो चलिए उसकी बिजनेस कम होगी। यूपी वालों ने बिहार के बॉर्डर पे कुछ रिजॉर्ट्स खोल दिए कि जो लोग बिहार में रहते हैं उनको शराब पीने की इच्छा होती है, वीकेंड पे यहाँ आ सकते हैं, शराब पी के वापस जा सकते हैं। उनको ड्राई स्टेट में शराब नहीं पीना है, उनको आना इस तरफ है, और वो जब शराब पियेंगे तो वो यूपी में होंगे जहाँ पे शराबबंदी नहीं है। तो ये बिजनेस ग्रो कर गया यूपी के बॉर्डर्स पे बिकॉज ऑफ वन डिसीजन। तो ये हो गई एक तरह से एक्सीडेंटल ग्रोथ। तीसरी है प्लान्ड ग्रोथ। प्लान्ड ग्रोथ ये है कि हम धीरे धीरे काम करते रहें मार्केट पे और उसको बढ़ाते रहें, हम अपनी प्रोडक्ट की नीड को उत्पन्न करते रहें। मैं दूध बेचता हूँ और मुझे लगा कि दूध का एक और प्रोडक्ट हो सकता है जो है लस्सी। मेरे पास डेयरी है, मैं आराम से दही बना के लस्सी बेच सकता हूँ, तो मैं लस्सी की सैम्पलिंग करता हूँ। मैं गर्मियों में लस्सी की मार्केटिंग करता हूँ, जगह जगह उसकी अच्छी सुंदर सी पैकिंग बना के फ्रिजेज में रखवाता हूँ, स्कूल्स कॉलेज में रखवाता हूँ, और तब जब मेरी लस्सी बिकती है तो ये प्लान्ड ग्रोथ है। अब ग्रोथ की 3 स्टेजेस कही जाती हैं। फर्स्ट स्टेज इज एक्सपेंशन, सेकेंड इज डाइवर्सिफिकेशन, थर्ड इज मॉडर्नाइजेशन। एक्सपेंशन की अगर बात करें, इस साल से अगले साल की अपनी सेल्स एनालिसिस करते हैं और आप पाते हैं कि आपका 10% प्रोडक्ट बढ़ गया, तो वो कैसे बढ़ता है? वो तभी बढ़ता है जब आप अपनी मार्केट साइज बढ़ाते हैं। कभी कभी खुद भी बढ़ती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ नेचुरल ग्रोथ होती है, लेकिन आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट तक लेके जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत पुराना है हालांकि, कि यदि मुझे टूथपेस्ट की एक्सपेंशन करना है तो मुझे क्या करना है। आज सोचिए, आप 30-40 साल पहले या 50 साल पहले ये आइडिया किसी को आया होगा कि एक आदमी के घर पे एक 100 ग्राम का टूथपेस्ट 3 लोग के बीच में 1 महीना चलता था। किसी ने आइडिया ये दिया कि टूथपेस्ट मंजन आपको दोनों वक्त करना चाहिए, यानी सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। यदि ये तीनों सदस्य जो सुबह ही मंजन करते थे रात में भी करने लगेंगे तो क्या होगा? खर्चा डबल हो जाएगा टूथपेस्ट का। और ये एक तरह से आपने मार्केट एक्सपैंड की, सेम हाउस होल्ड में एक्सपैंड की। दूसरा एक्सपेंशन का ये तरीका है कि गांव में जहाँ पे दातून किया जाता है नीम की डंडी से, वहाँ पे आप टूथपेस्ट लेके चले गए, तो ये एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन के बाद डाइवर्सिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। डाइवर्सिफिकेशन यूँ है, चलिए एक नई बात करते हैं। हम सब मैगी को जानते हैं और मैगी बनाने का तरीका जानते हैं, लेकिन अगर आपने हाल में देखा होगा तो मैगी के स्टोर्स, छोटे छोटे रेस्टोरेंट खुल गए हैं
जहाँ मैगी बिकती है। पहाड़ों से ये चीज़ शुरू हुई और अब हर जगह आ गई है, जहाँ पे मैगी के अलग अलग फ्लेवर्स में मैगी को बेचा जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ। अभी मैंने हाल में कहीं पर ये चीज़ खाई कि उन्होंने मैगी को एक फ्राई करके उसको एक क्रिस्पी स्नैक बना के विथ आइसक्रीम सर्व किया और वो टेस्ट एकदम अलग था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैगी का डाइवर्सिफिकेशन हो गया। वैगन आर एज अ कस्टमर कार, पैसेंजर कार चल रही थी, पर एकदम से ओला उबर के आने के बाद क्या हुआ, वो एक टैक्सी के रूप में इस्तेमाल होने लगी। तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तीसरा पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब यह है कि आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते चलते हैं, उसमें और आधुनिक चीज़ें लाते हैं। मोबाइल फ़ोन जब ये आया था आज से 15-20 साल पहले, क्या था ये? एक बात करने का साधन था। आपका जो नॉर्मल लैंडलाइन फ़ोन था उसका ये रिप्लेसमेंट था कि आप फ़ोन को लेके घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। आज आपके मोबाइल फ़ोन पे क्या नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, घड़ी है, कैलकुलेटर है, कंपास है, कैमरा है, वीडियो रिकॉर्डर है, साउंड रिकॉर्डर है, म्यूज़िक प्लेयर है, प्रोजेक्टर है, फिल्में चला सकता है, मेमोरी है, इट हैज़ एवरीथिंग। तो ये तो मॉडर्नाइजेशन है और अभी मालूम नहीं आगे चल के क्या क्या होगा इसमें। अब हम बात करते हैं कि ग्रोथ को कैसे मैनेज करना है। तो हम अब बात करेंगे ग्रोथ के मैनेजमेंट की। ग्रोथ इज़ अ वेलकम चेंज। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड ग्रो कर रही है और प्रोडक्ट्स की सेल ग्रोथ कर रही है तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने ग्रोथ को ठीक से मेंटेन नहीं किया, यानी उसको ठीक से मैनेज नहीं किया, तो ये एक दिन में हाथ से चली जा सकती है। और एक बार ये हाथ से चली गई तो वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको, एक अंग्रेजी में कहावत है कि यू शुड बाइट द मच यू कैन च्यू, यानी आप उतना ही कौर काटिए जितना आप उसको चबा पाएं। आपने ज़बरदस्त एडवर्टाइजिंग कर दी, आपकी डिमांड ग्रो कर गई, आप प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पाए, लोग निराश होकर लौटे, तो दोबारा नहीं आते हैं। तो आपको एकदम आराम से ग्रोथ को मैनेज करके चलना है। कुछ छोटे से एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी सब्जेक्ट पे कि हमने एक रेस्टोरेंट खोला और हमने क्वालिटी अच्छी रखी, हमने ठीक से एडवर्टाइजिंग की, हमने लोगों को बुला के सैम्पलिंग भी कराई। नतीजा ये हुआ कि अगले दिन लाइन लग गई और आपकी कैपेसिटी थी 20, 25, 50 टेबल को खिलाने की, आपके पास 100 टेबल के कस्टमर्स आ गए। आपने 25-30 को तो खिला दिया किसी तरह से। जो 50 लौटे हैं निराश होके, वो शायद अगले दिन ना आए, और जो बैठ के 50 खा रहे थे उनको भी सर्विस में प्रॉब्लम आई। तो आप उस ग्रोथ को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। तो इससे बचना चाहिए। तो आज का जो सब्जेक्ट था हमारा वो था सस्टेनेंस और ग्रोथ पे। जब तक मार्केट में ग्रोथ नहीं होगी आपका बिजनेस सफल नहीं होगा, और जो आपने अर्जित कर लिया है अब तक उसको आपको सस्टेन भी करना है और ग्रोथ को आपको प्लान ढंग से लेके चलना है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।